Second year morning. This is our lecture number 2 about the form 406 dosage form science. Today I'm going to deliver the lecture on Introduction to Dosage Form Science. हम स्टार्ट करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। الرحمن الرحيم رب اشرح ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आपको बताना ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। हम डोजेज फॉर्म साइंस पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है, आप अपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में, इससे फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ अ डोजेज फॉर्म डिजाइन। ठीक है, जैसा फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फॉर्म केमिस्ट्री है, इसी तरह फार्मास्यूटिक्स एक्चुअली में ये जो तमाम ड्रग्स की जो नॉलेज है, जो साइंस है, इसको हम इन्वॉल्व करेंगे इन डोजेज फॉर्म डिजाइन। कायनात में जितने भी केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यकीनन उनके कुछ न कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और बेनिफिशियल हैं कि टॉक्सिक हैं, बट they produce some kind of pharmacological effect. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उन केमिकल को डायरेक्टली उस मेडिसिन में, मतलब डायरेक्टली ह्यूमन को, जो सफरिंग पीपल्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको दे दें। उनको कोई डोजेज फॉर्म डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी जिनसे कि हमें बेनिफिशियल इफेक्ट मिल रहे हैं। तो फिर फार्मास्यूटिक्स कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, the discuss study its stability, इफेक्टिवनेस क्या है उस डोजेज फॉर्म की। ये तमाम चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और अल्टीमेट गोल तो यही है हमारा कि हम एक डोजेज फॉर्म डिजाइन करें विद द हेल्प ऑफ द साइंस, जो कि प्रॉपर उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के बाद हमने बनाई है कोई डोजेज फॉर्म। तो फार्मास्यूटिक्स क्या हो गया? फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ अ डोजेज फॉर्म डिजाइन। आप यकीनन केमिकल नेम की टर्म से फेमिलियर हैं, जेनेरिक नेम से फेमिलियर हैं, उसकी प्रोप्राइटरी नेम से फेमिलियर हैं। केमिकल नेम क्या होता है भाई? केमिकल नेम कोई भी मेडिसिन है, यकीनन उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड केमिकल नेम। यकीनन जब हम किसी भी केमिकल को पढ़ रहे होते हैं तो वो अपने केमिकल नेम के साथ लिटरेचर में अवेलेबल होता है। उसके यकीनन ब्रांड नेम या जेनेरिक के साथ तो नहीं होगा, उसकी केमिकल नेम होता है। फिर जेनेरिक नेम क्या है? तो जेनेरिक नेम इज द नेम दैट इज adapted from the chemical name and is shorter and easier to say. ठीक है, it is usually decided by the WHO and is called the INN International Non-Proprietary Name। ठीक है, एक तो हो गया केमिकल नेम। केमिकल नेम यूजुअली काफी लंबा होता है, लाइक उसकी पोजीशंस ग्रुप्स की और उसके हिसाब से। पर जेनेरिक नेम जो कि उसको INN ने दिया हुआ है, लाइक उसका INN का नाम है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। फिर ये ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? यकीनन कोई भी कंपनी जब उस केमिकल को इस्तेमाल करेगी, अपनी कोई खास नाम के साथ ड्रग को लॉन्च करेगी, तो द नेम चूजन बाय द प्रोड्यूसर ऑफ अ ड्रग, it is short and easy to remember to encourage people to ask for the drug by that name। जैसे कि पैनाडोल। अब पैनाडोल का जो जेनेरिक नेम है वो पैरासिटामोल, मगर उसका जो केमिकल नेम है वो और ज्यादा लंबा होगा। ये डोजेज फॉर्म साइंस क्या है?
तो यकीनन ये कोई साइंस है जो कि डोजेज फॉर्म को बनाने में हेल्प करेगी। द स्टडी, मेथड और आर्ट। भाई फार्मेसी तो है ही आर्ट। टू प्रिपेयर अ फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट in the form in which it is marketed for use with a specific mixture of active ingredient and inactive. Active को तो हमने कह देते हैं API, active pharmaceutical ingredient, और inactive component को कहते हैं excipient. इन दोनों के मिलाने से जो एक डोजेज फॉर्म तश्कील दी जाएगी वो उसमें यकीनन कुछ ना कोई तो साइंस इन्वॉल्व है। अब वो डोजेज फॉर्म साइंस होगी। ठीक है, तो इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एंड इनटू अ पर्टिकुलर डोज। अब यकीनन हर केमिकल की उसके ब्लड के अंदर मौजूद होने की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि उसकी पर्टिकुलर डोज क्या होगी, जो कि वो उसके डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, फिजियोलॉजिकल, थेराप्यूटिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो pharmaceutical dosage form determine the physical form of the final pharmaceutical preparation which deliver the drug at the site of action. हर ड्रग का साइट ऑफ एक्शन यकीनन डिफरेंट होता है। कुछ मसल्स में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ बोन्स में जाती हैं। अब उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है? तो यकीनन वो उनकी फिजिकल फॉर्म ऑफ द फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब अगर हमें आंखों में डालने, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों की कोई बीमारी है, उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल तो हम यकीनन वो अलग बात है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो चलो टैबलेट, मगर अगर कोई लोकलाइज है तो यकीनन हमें उसके एयर ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, कुछ इस तरह की प्रिपरेशंस बनाना मकसद होगा। तो beside the choice of the active drug substance, you need to also make a reasonable decision regarding the route of administration. सही है ना भाई? अगर स्टमक के अंदर अल्सर है तो फिर यकीनन कोई ऐसी मेडिसिन बनेगी कि हम उसको दें और वो स्टमक के अंदर रुके भी और फिर वहां पे अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। अब वो लोकली अप्लाई करने से तो नहीं होगा ना उसकी बीमारी का हीलअप। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन रॉन्ग चॉइस होगी जो कि फेलियर कॉज करेगी किसी भी थेरेपी की। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम उस ड्रग को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके क्या स्पेसिफिक और पर्टिकुलर यूजेज है। ठीक है, और अगर रॉन्ग यूज करेंगे तो वो भी यकीनन फेलियर ऑफ थेरेपी होगी। अब जैसे कोई आईवी ड्रग है ना, उसको आईएम तो नहीं दे सकते, है ना, कि सबकुटेनियस नहीं दे सकते, तो उसको हमें किस तरह से हैंडल करना है ये भी जरूरी है। ये तमाम चीजें हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के अंदर जब हम ड्रग को उसकी डोजेज फॉर्म को डिजाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जैसे आपको बताई कि मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसके थेरेप्यूटिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो pharmaceutical dosage form is a drug delivery system which is the form by the technological processes must reflect the therapeutic intention। ये वही बात की हमने आपसे कही कि क्या थेरेप्यूटिक इंटेंशन है, क्या गोल है हमारा। फिर हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमें कितनी मिकदार में डोज को देना है। ये तमाम चीजें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की साइंस आपको बताएगी। अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कंसिस्ट करती है दो चीजों पे, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव ड्रग
substance API on excipient. क्या चीज होती है भाई? एक्टिव ड्रग सब्सटेंस। एक्टिव ड्रग्स सब्सटेंस जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एपीआई भी कहते हैं, केमिकल है जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसको यूज किया जाएगा फॉर द यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज। एक्चुअल में तो ये इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम के साथ होती है। अब फिर जब वो मार्केट में किसी ब्रांड का चर्चा हो जाता है, मशहूर हो जाती है, तो लोग उसी की मेडिसिन ज़्यादा लेने लगते हैं। वरना तो ये अपने नॉन प्रोप्राइटरी नेम या जेनेरिक नेम के साथ अवेलेबल है। But ये है direct clinical use of the active drug substance as they are in real due to a number of good reasons. अच्छा, सबसे पहला रीजन कि हम एपीआई को हैंडल करना इट इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन के अंदर ड्रग मतलब एक टैबलेट के अंदर भी जो ड्रग होती है, एपीआई होता है, वो मिलीग्राम के अंदर होता है, और इवन कुछ जैसे स्टेरॉइडल होते हैं उसमें यूनिट्स में होता है, माइक्रोग्राम्स के अंदर होता है। तो यकीनन एपीआई को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा एक्यूरेट ड्रग डोजिंग कैन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। बात वही है, एक्यूरेटली आपने अगर माइक्रोग्राम और मिलीग्राम और यूनिट्स में लेने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यकीनन वो समटाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा एपीआई एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इन प्रैक्टिकल, unfeasible, or not according to the therapeutic aim। ये भी रीजन है। इसके अलावा आपने एपीआई को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर वो लाइट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, मॉइस्चर सेंसिटिव है, ठीक है, तो फिर हमने उस केमिकल को, उस एपीआई को स्टेबलाइज रखना है इन डोजेज फॉर्म। यकीनन फिर उसके लिए हमें स्पेशलाइज कंटेनर चाहिए, स्पेशलाइज प्रोसीजर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम उसको बनाएं। इसके अलावा हमें एपीआई को डिग्रेड होने से बचाना है एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी ड्रग जो कि इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती हैं, तो यकीनन वो जो लो पीएच है स्टमक के अंदर, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं। तो हमें इस डिग्रेडेशन से अवॉइड करना है। इसके अलावा एपीआई आपका जरूरी नहीं है कि वो किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ना रखता हो। ये वो कॉज कर सकता है किसी किस्म का लोकलाइज इरिटेशन या फिर कोई इंजरी, जबकि वो मौजूद हो हाई कंसंट्रेशन में एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है ना ये। आप कोई एंटी एक्नी प्रिपरेशन ले लें तो वो स्पेशली जो माइन्यूट अमाउंट में या बीट साइज कहते हैं कि भाई आप अप्लाई करें एट द साइट ऑफ पिंपल। यकीनन अगर वो जो सराउंडिंग एरिया है उसको इरिटेट कर सकता है, जबकि वो कंसंट्रेशन भी उसकी बहुत माइन्यूट होती है, जितनी भी एंटी एक्नी प्रिपरेशंस के अंदर एपीआई की क्वांटिटी मौजूद होती है। इसके अलावा एपीआई समटाइम अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं, या फिर उनकी जो ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज हैं, स्मेल अच्छी ना हो, उनका टेस्ट अच्छा ना हो, ठीक है, तो यकीनन फिर हमें उसी हिसाब से उनको शुगर कोटेड करना पड़ता है, या फिर हमें सस्पेंशन या सिरप बना रहे हैं तो उनका टेस्ट मास्क करने के लिए कुछ स्वीटनिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। अब चूंकि हर
एक्टिव सब्सटेंस की, हर एपीआई की, हर केमिकल की इवन एक खास, जैसे बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब वो बॉडी के अंदर जाके क्या उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, वो तो उसका बिल्ट इन है। यकीनन जो फिर उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस लाना, ये थोड़ा सा इसमें साइंस इन्वॉल्व होती है कि हम उसको चेंज करें। फिर भी उसके बावजूद हम उसके जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होते हैं उसको हम असरअंदाज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्सिपिएंट क्या है? एक्सिपिएंट जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कि क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं? इनकी सिलेक्शन डिपेंड करती है ऑन द टेक्नोलॉजिकल, बायोफार्मास्यूटिकल और स्टेबिलिटी रीजन की ग्राउंड के ऊपर कि हमने कौन सा एक्सिपिएंट यूज करना है। एग्जाम्पल जैसे डाइल्यूएंट यूज होते हैं, फिलर यूज होते हैं, बाइंडर यूज होते हैं, लुब्रिकेंट, कोटिंग मटेरियल, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, डाई, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इनके ऐड करने से ना तो हम किसी भी ड्रग का इफेक्ट बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उनका इफेक्ट कम कर सकते हैं। वो जो अपना कोई भी एपीआई अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इनर्ट होते हैं जैसे आपको हमने बताया हुआ है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर स्लाइड में हमने आपको बताई है। कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, सॉलिबलाइजिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, thickening agent, suspending agent, binding agent, solvent, lubricant, perfume of fat and oil। अच्छा भाई, पहली बात तो ये समझना जरूरी है, हमें जरूरत क्या है डोजेज फॉर्म बनाने की? क्या हम एपीआई को हम ऐसे ही खा लेते हैं भाई? नहीं खा सकते ना, नहीं दे सकते किसी डिजीज में, हमें उसकी कोई डोजेज फॉर्म बनानी होगी। क्या है? मैकेनिज्म फॉर सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। अब हम एक्यूरेट डोज देते हैं, कुछ 500 मिलीग्राम में जाती है, कुछ 250 में जाती है, कुछ 10 में और कुछ 5 मिलीग्राम में। यकीनन ये जो हम एक्यूरेट डोज को हम बता रहे हैं कितनी देनी है इस डोजेज फॉर्म में, यूनिट डोजेज फॉर्म में, तो हमने कोई उनकी सेफ्टी और एफिकेसी स्टडी परफॉर्म की होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम सेफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो कि हमें देनी है। तो वो तमाम चीज़ें डोजेज फॉर्म के अंदर डिटरमाइन करके डाली जाती हैं। फिर ये आपको प्रोवाइड करता है सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ द वही एक्यूरेट डोज, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सीरप वगैरह। कुछ सीरप्स होते हैं उसके अंदर 10 मिलीग्राम एक्टिव सब्सटेंस एंड 5 ml, किसी में आप लिखा होता है कि 250 मिलीग्राम एंड 5 ml। तो यकीनन हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, उसकी कन्वीनियंसी को देखते हुए हम डोज उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाएं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें यकीनन उसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी पड़ेगी। अब कोटिंग चढ़ी तो वो कोई डोजेज फॉर्म बन रही है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड, कुछ ड्रग्स जैसे मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अल्टीमेट वैसे उनको पहुंचना है इंटेस्टाइन के अंदर, तो हम यकीनन उसको एंटेरिक कोटेड टैबलेट बनाते हैं। इसी तरह कुछ केमिकल, कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जिनकी बिटर, सॉल्टी और ऑफेंसिव टेस्ट होता है, तो उसको हम मास्क करने के लिए यकीनन कोई फ्लेवरिंग सिरप डालते हैं, ठीक है, या कोटिंग करते हैं, या हम उसे कैप्सूल में फिल कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल ड्रग, अब यकीनन कोई लिक्विड प्रिपरेशन है, हम उसको क्या करें, कुछ हमें यूनिफॉर्मली देना है तो हम उसे सस्पेंड कराएंगे ताकि वो यूनिफॉर्मली पूरे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सस्पेंड रहे।
तो सस्पेंशन भी तो एक डोजेज फॉर्म है। इसके अलावा जब हमें कोई क्लियर सॉल्यूशन बनाना हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्लियर सॉल्यूशन इंजेक्टेबल ही ले लें आप, हमें उसको क्लियर बनाना हो, उसके अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स ना हो, यकीनन उसको क्लियर बनाने में हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये हम जब डोजेज फॉर्म डिज़ाइन कर रहे होंगे पैरेंटल्स की, उस वक्त मद्देनजर रखेंगे। फिर प्रोवाइड द रेट कंट्रोल ड्रग एक्शन। अच्छा, अब कुछ हमें कंट्रोल रिलीज ड्रग चूंकि मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी। वो हम उन्हें देर तक सिंगल डोज के साथ हम कंटिन्यू ड्रग की फरावानी कर सकते हैं। प्रोवाइड टॉपिकल ड्रग एक्शन। टॉपिकल ड्रग एक्शन कौन कौन सी डोजेज फॉर्म दे सकती है, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पैचेस, ऑप्थेल्मिक, ऑटिक और नेजल ड्रॉप्स। यकीनन अगर वो ऑइंटमेंट लगाना है तो हम उसके डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कि वो उसकी रियोलॉजिकल स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। क्रीम है, उसकी रियोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि वो स्टेबल रहे शेल्फ लाइफ तक। अगर पैचेस बनाना है तो वो उतनी डोज डिलीवर करे जो पैच में है। पैच में तो ज़्यादा भी होगी, मगर हमें उसको उस टाइम के हिसाब से, जो उसकी हाफ लाइफ है, सी मैक्स है, उसके अकॉर्डिंग वो सही डोज एडमिनिस्ट्रेट करें पैच। फिर ऑप्थेल्मिक है, तो और जब हम ऑप्थेल्मिक को वो कर रहे होंगे, बना रहे होंगे कोई डोजेज फॉर्म, तो हमें आई की पीएच और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसी तरह ऑटिक और नेजल ड्रॉप्स का भी है। तो प्रोवाइड फॉर द इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी, जैसे कि रेक्टल एंड वेजाइनल सपोजिटरीज हैं। ठीक है, हमें फिर वहाँ की पीएच, वहाँ की एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए फिर उनकी डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन करना होगा। फिर प्रोवाइड फॉर प्लेसमेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम। फिर वो मेडिसिन जो कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जा रही हैं इंट्रावेनस, उनको किस तरह से बनाना है कि वो बाकी के ब्लड के कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना करें। फिर आ जाते हैं प्रोवाइड फॉर द इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन थेरेपी आपको मालूम है ना, हम नोबलाइज कर रहे होते हैं, जर्नल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, तो बहुत सारी ड्रग तो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स अवेलेबल हैं। स्टेरॉइड ले लें, बहुत सारी कैल्शियम की भी अब तो मेडिसिन इनहेलेशन में मौजूद हैं। तो in addition, many dosage form permit ease of drug identification through distinctiveness of color, shape, or identifying marking. हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। तो particular pharmaceutical product containing active and inactive pharmaceutical ingredient formulated into the particular dosage form. तो जो ये हमने डिस्कस की two major types of pharmaceutical preparation according to the origin, manufactured in a large scale by pharmaceutical industry, ठीक है, generic preparation। इसके अलावा कुछ स्मॉल स्केल के ऊपर भी कंपाउंडेड होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जो कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल में स्मॉल स्केल पर बनाई जाती हैं। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ड्रग डोजेज फॉर्म की, बट ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज गैस, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। अब हमें देखना ये है कि जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म दो तरह के हो सकती है, शेप्ड और अनशेप्ड। शेप के अंदर यकीनन उसका कोई शेप होगा, या तो टैबलेट होगी, कैप्सूल होगी, इम्प्लांट होगी, ट्रांसडर्मल पैच होगी। ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है।
मगर अनशेप बहुत सारे पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज मौजूद होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर सिकेट्रिन का पाउडर डाला जाता है। यकीनन अगर हम कोई चीज उस स्किन के ऊपर हम लगा रहे हैं या रख रहे हैं, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। अनशेप में पाउडर हो गया, और शेप के अंदर कोई इम्प्लांट हो गया या ट्रांसडर्मल पैच हो गए। फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब इन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। शेप और अनशेप्ड। अब शेप में क्या चीजें हैं, जैसे कि सपोजिटरीज हैं, या फिर इसके अलावा पिस्टरीज हैं। आप आ जाएं, हमने डिस्कस किया शेप में। अनशेप के अंदर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाती हैं जेल्स, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट। लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर दो तरह की फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। कौन कौन सी भाई? मोनोफेसिक, बाइफेसिक। अब जैसे नाम से जा रहा है मोनो, एक ही तरह की यूनिफॉर्म, जैसे कि सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कौन से? अब वो या तो सिरप है, स्प्रेड है, एलेक्जर है, टिंक्चर है। तब के बायफेसिक के अंदर, जैसे कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इमल्जन, सस्पेंशन पढ़ के आए हुए हैं, ये हो जाते हैं बायफेसिक। फिर गैशियस डोजेज फॉर्म में। अब गैशियस डोजेज फॉर्म यकीनन कोई गैसेस हैं, मेडिसिनल गैसेस हैं, जो कि आप एरोसोल की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन एंड वोलेटाइल एनेस्थेटिक ड्यूरिंग दिस बिफोर द सर्जरी यूज किया जाता है एनेस्थीसिया देने के लिए। ठीक है, फिर नॉबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। फिर है एरो डिस्पर्जन, एंटी हेस्टमिक स्प्रेज। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं गैशियस डोजेज फॉर्म की। अच्छा स्टूडेंट, आप इस क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म को देख लें। ये हमने मोनोफेसिक डोजेज, लिक्विड डोजेज फॉर्म यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है कि लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप हम लेते हैं ना माउथ के जरिए से, सिरप है, मिक्सचर है, एलेक्जर है, टिंक्चर्स है। ये तो हो गए लिक्विड फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो लिक्विड जो कि एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन कौन से हैं? अब वो लिक्विड जो कि यूज हो रहे हैं इन माउथ। नंबर 2, लिक्विड अप्लाइड हो रहे हैं स्किन पे, और लिक्विड इंस्टिल हो रहे हैं इनटू द बॉडी कैविटी। अब वो कौन कौन से हैं आप देख रहे होंगे। लिक्विड यूज इन माउथ। अब माउथ के अंदर इस्तेमाल होने वाले, लाइक हम गागल्स करते हैं, माउथ वॉशेस यूज करते हैं, थ्रोट पेन इस्तेमाल करते हैं जब हमारे थ्रोट सोर हो रहे होते हैं, तब जो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है थ्रोट पेन के नाम से, तो वो अप्लाई करते हैं तो उसको सूथिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये हो गया लिक्विड यूज इन माउथ। तब के इसके अलावा लिक्विड जो कि अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे, उसमें लोशन, लिनिमन, कोलोरियन, पेंट। ठीक है, अब वो लिक्विड जो कि इंस्टिल होते हैं बॉडी कैविटीज, जैसे कि आंख, नाक, कान, तो आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, टचेस, एनिमास। अब बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड। अब लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर भी बाइफर्केशन है, एक्सटर्नल एंड ओरल। ओरल के अंदर आ जाता है इमल्जन, तबकि एक्सटर्नली अप्लाइड लिक्विड एंड लिक्विड में आ जाती है लिनिमन। तबकि सॉलिड एंड लिक्विड, अब कोई सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, उसके अंदर क्या क्या है? ओरल भी है, पेरेंटल भी है, एक्सटर्नल भी है। जबकि ओरल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन सस्पेंशन में अवेलेबल होती हैं। ठीक,
पैरेंटल तो है ही, सॉलिड पार्टिकल्स को उसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, होते तो वो क्लियर सॉल्यूशन है पैरेंटल्स। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर आ जाती है इसकी एग्जाम्पल लोशन। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिरप है, टिंक्चर्स हैं, फिर सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट टाइप की। फिर उन्होंने ये यहाँ पे वो माउथ की सॉल्यूशंस बताए, गागल्स, माउथ वॉशेस, कोलोडियंस। ओके स्टूडेंट, अब आप ये क्लासिफिकेशन देखें जिसमें कि डोजेज फॉर्म को ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि एंटेरल रूट, एंटेरल रूट के अंदर आ जाता है ओरल, सबलिंगुअल या फिर बक्कल, या तीसरा जो है वो है रेक्टल एंड वेजाइनल। ओरल के अंदर क्या क्या चीजें, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ड्राई पाउडर इनहेलर, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, नोबुलाइजर एंड वेपोराइजर्स। सबके सबलिंगुअल के अंदर आ जाता है ओरली डिसइंटीग्रेटिंग tablet, lozenges, chewing tablet, mouthwashes, toothpaste, ointment, oil spray। जबकि रेक्टल एंड वेजाइनल के अंदर ऑइंटमेंट है, सपोजिटरीज हैं, एनिमा है एंड न्यूट्रिएंट एनिमा है। पैरेंट्रल या फिर वो इंजेक्शन भी हो सकता है और इन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डियक, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रासेरेब्रल, इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। तब के टॉपिकल रूट के अंदर आ जाता है, डर्मल भी हो सकता है, म्यूकोसल भी हो सकता है और सबक्यूटेनियस भी। डर्मल के अंदर है ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, पेस्ट, क्रीम, लोशन, लिप बाम, मेडिकेटेड शैम्पू, डर्मल पैचेस। अब कुछ एप्लीकेशन टॉपिकल में भी म्यूकोसा पे, जैसे कि हम माउथ का म्यूकोसा पे अप्लाई करें, कान की म्यूकोसा पे ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, नेजल स्प्रे, ऑइंटमेंट, हाइड्रोजेल, नैनोस्फेयर सस्पेंशन, म्यूको एडहेसिव, माइक्रोडेक्स, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस के अंदर जैसे कि ट्रांसडर्मल पैजेस। ओके, ये भी एक क्लासिफिकेशन है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद ही आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।